मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन सभी बच्चों के साथ मैं डिटेल में ये सारे के सारे नोट्स डिस्कस करूं। ठीक है, पता है हर डब्बा अपने आप में एक क्वेश्चन है जो तुम्हें हेल्प करेगा। हर डब्बे से इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से डब्बों को फोकस करना है। मेजॉरिटी ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस की थ्योरी आपकी यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर आपने पूरे चैप्टर को अगर एक बार यहाँ पर अटेंड किया है तो इतनी मुझे एश्योरेंस है कि इतना करने के बाद, इतने शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद, इतना रिविजन करने के बाद अब आपका कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं होगा जो आएगा और आपसे नहीं बनेगा। What's up my VCNs, क्या हाल चाल? आई एम श्योर सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं एंड सभी बच्चे अपने एग्जाम के लिए शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। So बच्चे, वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आवर माइंड मैप सीरीज एंड द टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो, कई लोग इस टॉपिक को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कई लोग इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। जो भी आपको नाम अच्छा लगे, बट इन शॉर्ट आज हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर है, इसको एकदम मतलब बढ़िया तरीके से अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट निमोनिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आते हैं, आज मैं आपको वो सारे के सारे ट्रेंड्स एक ही जगह पे अच्छे से रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, सो दीज आर माय हैंड रिटन नोट्स, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन सभी बच्चों के साथ मैं डिटेल में ये सारे के सारे नोट्स डिस्कस करूं। ठीक है बच्चे, देखिए आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो IIT JEE का पेपर है, नीट के लिए आप पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, बिटसैट के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश ये करूंगी कि आप एक ही जगह पे इन शॉर्ट सारी की सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर ले। मतलब हो सकता है आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पहले कभी पढ़ा हो, आपके 50-60 पन्नों के नोट्स हो, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं रिवाइज कैसे करूं, या आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, सो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस। आज मैं ना एक एक करके ये सारे के सारे जो भी डब्बे हैं ना, सारे के सारे डब्बों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। बस मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ाऊंगी आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं वेल एंड गुड, नहीं बने हुए तो आज जितना भी टाइम लगेगा, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, जितना भी टाइम लगेगा, उस टाइम में आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। साथ साथ लिखते जाना, आपके सारे के सारे शॉर्ट नोट्स यहीं पर बन जाएंगे। एंड इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूं कि जितना भी मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगी, मेजॉरिटी ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस की थ्योरी आपकी यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगी, आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, बट बच्चे, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का, तो मैंने जेई ब्रीफ की एक वीडियो ली थी जो लगभग 5.5-6 घंटे की वीडियो थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ना है ना, तो आप एक बार उस वीडियो को गो थ्रू करें, वहां पर हर चीज मेंस एडवांस लेवल की मैंने कंप्लीट कर रखी है। बट अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आता है, क्विक रिवीजन करनी है, शॉर्ट में आपको मतलब चाहिए कि भाई मैम कोई यहाँ पर आए, मुझे नोट्स दे और मुझे सारे के सारे जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर की उनको क्विकली रिवाइज करा दे, यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक एक करके मैं पूरे डब्बों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जो भी कुछ नया लगे कि ये हमें नहीं आता, उसको मेक श्योर कि आप साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं पहला डब्बा उठा लेती हूँ। ये मैंने NCERT की पीरियोडिक टेबल को उठाया है आपको। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देती हूँ, अब जो बहुत बेसिक चीजें होंगी ना, वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर ये भी 6 घंटे का सेशन चला जाएगा। तो बहुत बेसिक चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए ये जो पहला डब्बा है बच्चे, ये हमारा NCERT की पीरियोडिक टेबल है। आजकल आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 5 एलिमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है, एंड आपसे पूछा जाता है कि इनको एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग में अरेंज करो। दे डू नॉट राइट इट बाय गिविंग यू एटॉमिक नंबर्स। कई बार एलिमेंट का सिंबल दे रखा होता है और कहते हैं एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो उसके लिए यू नीड टू नो कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
आपको पता होना चाहिए W जो एलिमेंट है, टंगस्टन, वो कहां लाई करता है, लेड कहां लाई करेगा, प्लैटिनम कहां लाई करेगा, जिरकोनियम कहां लाई करेगा। तो वो सारी चीजें आनी चाहिए। उसके लिए एक बार पीरियोडिक टेबल को क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। आई एम श्योर इस टाइम तक सभी बच्चों को निमोनिक्स याद है, बट अगर किसी की एक आधी छूट जाती है तो आप ध्यान से रिवाइज कर लेना। चलिए, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। यहां पर आपको पता है दीज आर द 2 S ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। यहां पर हाइड्रोजन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ली ना की रूबी कैसल से फरार। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। फिर ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ये सारे हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल, कैसी गई सन्यास लेने पहुंची पब में, दिख रहा है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे, ऊ स से टेपो, फिर कल बारात आएगी एट दिस वेन्यू। और यहां हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। एक और टॉपिक होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, वो लास्ट में कवर करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब ये जो 3D सीरीज है ना जो बीच में गिवन है, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये पहली वाली है 3D सीरीज, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D सीरीज। 3D सीरीज का निमोनिक सीखे, सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने, यार जरा नॉन बॉन्डिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखो, रू रा पर आगे कड़े हैं, ला हफ्ता व रे उस इर पिटेगा और HG पे जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, दिस इज लेंथेनम विद एटॉमिक नंबर 57। 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 ये सारे हैं हमारे 4F एलिमेंट्स, जिनके अंदर 4F सीरीज भरती है। इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। अब देखो, अब इन निमोनिक्स को कोई भी बच्चा दिल पे नहीं लेगा कि हाय हाय मैम ने ऐसा क्या बोल दिया। निमोनिक्स है, याद करने के पर्पस से है, उतना ही सीमित रखें। ठीक है, ये देखें, सिर पर नाड़ी पिम सिम के यूं गड़ी, तब दिए होंगे इंजीनियर तुमने यंग भास्कर के लुटेरे। सिर पर नाड़ी पिम सिम के यूं गड़ी, तब दिए होंगे इंजीनियर तुमने यंग भास्कर के लुटेरे। अब देखो, ये दिख रहा है 89, 89 है एक्टीनियम। 89 के बाद आएगा 90 से लेके 103, ये वो 14 एलिमेंट्स हैं जिनमें 5F ऑर्बिटल भरती है। क्योंकि इनके पहले वाले एलिमेंट का नाम है एक्टीनियम, इनके बाद वाले सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड्स। क्या निमोनिक है? थापड़ यूनिवर्सिटी में नप्पू गया, अम कम बिके कैफे में ऐश फरमाते मॉडर्न नंबर के लड़के। थापड़ यूनिवर्सिटी में नप्पू गया, अम कम बिके कैफे में ऐश फरमाते मॉडर्न नंबर के लड़के। चलो और देखो जो रह गया है, ये देखना, ये 89 ये रहा, 90 से 103 ये रहा, फिर 104 से यहां पर आएगा ना, तो इसका भी निमोनिक देख लो। एसी में बैठा रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत 10 रंगोली बना कोने में। याद आ गया? अब देखो, बच्चा ना यहां तक सीख कर जाता था, अब लास्ट ईयर इन्होंने पता है क्या किया पेपर वालों ने, इन्होंने इन सब के 103 से लेके 118 जो एलिमेंट्स हैं, जिनके आयुपेक नेम्स हम ऐसे करते हैं ना, अन बाइयम, अन ट्राइयम, ये भी मैं अभी आपको कराऊंगी, इनके नाम पूछ लिए, मतलब इनके सिंबल्स पूछ लिए, वो बच्चे को याद थे नहीं। इसीलिए द ओनली पर्पस की ये वाले आजकल ना रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बड़े पेपर में आने लग गए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूरी पीरियोडिक टेबल एक बार बता दी जाए। ये देखो, इसका शॉर्टकट देख लो, इसका शॉर्टकट है, कहां गया हमारा पॉइंटर, ये रहा, नहीं फेल हुआ मैकडी लव तुसी ओजी। नहीं फेल हुआ मैकडी लव तुसी ओजी। सो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल, अभी क्या लेंथेनॉइड है, क्या एक्टिनॉइड है, क्या ट्रेंड है, सब करेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक सभी बच्चों को एक पीरियोडिक टेबल का क्विक वो पता चल गया है, समरी, कि ठीक है कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं। अच्छा, पता है क्या हुआ, जब आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होने लगी तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दी गई। जो अभी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डायरेक्टली वो नहीं आई थी, पहले बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस देखी गई, फिर अलग अलग तरीके से डॉबरीनियस ट्राइड्स आपने पढ़ा होगा, लॉथर-मेयर अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, ये सब बहुत सारी क्लासिफिकेशंस दी गई। खैर इनसे रिलेटेड बहुत सवाल नहीं आते,
बीच में हमारी एक और पीरियोडिक टेबल दी गई जिसको हम बोलते हैं बच्चे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो इस बात पे बेसिस थी जिसको बोलते थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। वो ये कहता था कि जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये जो पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक मास को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। खैर, जब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल दी गई, आपको जो की पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूं। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो अब जब उसने अरेंज किया तो ऐसा देखा गया कि देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव। हद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की पहली ड्रॉबैक ये थी कि वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि कहां मुझे हाइड्रोजन को रखना है। दूसरी ड्रॉबैक थी विच वाज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इन तीनों की अलग जगह नहीं थी। सो दिस वाज आल्सो टेकन एज अ ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक अनदर ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि वो उन्होंने ना कुछ एलिमेंट्स को गलत पोजीशन पे रख दिया था। लाइक कुछ एलिमेंट्स जो भारी थे उनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस आगे रखना चाहिए था, उन्होंने पीछे रख दिया। तो कई बार आपके पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। खैर, बहुत डिटेल नहीं आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। किसी बच्चे ने अगर पढ़ना हो तो मैंने जेईई ब्रीफ की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बट स्टिल ये आपको छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। डिटेल अगर आप करना चाहते हो तो आप वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। अब मेंडलीव ने अपने टाइम पे क्या किया, देखो कुछ एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे, एंड मेंडलीव वाज वेरी श्योर कि लेटर ऑन इन फ्यूचर ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। उन्होंने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का नाम और पोजीशन तक फिक्स कर दिया। उन्होंने बोला ये जो जगह मैं खाली छोड़ रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो शायद अभी हमने डिस्कवर नहीं किया। तो ऐसे ही उसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक कई बार पेपर में काम आ जाता है। देखिए, उन्होंने ना उस टाइम पे एक एलिमेंट था गैलियम, वो डिस्कवर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा देखो एल्यूमिनियम के बाद मैं जगह छोड़ रहा हूं, और उस एलिमेंट का नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। सिमिलरली स्कैंडियम उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने नाम दे दिया कह रहे एका बोरॉन। जर्मेनियम उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको इन्होंने बोला एका सिलिकन। एंड टेक्नीशियम उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था, उसका नाम दे दिया एका मैंगनीज। मैम क्या सिखा रहे हो, याद कैसे रहेगा? देखो याद भी कराते हैं, ध्यान से देखो। ये है, देखो मान लो एल्यूमिनियम का एका एल्यूमिनियम क्या है, गैलियम। एका बोरॉन क्या है, स्कैंडियम। एका सिलिकन क्या है, जर्मेनियम। एका मैंगनीज क्या है, टेक्नीशियम। ये है। अब इसको याद रखने का तरीका देखो बच्चे। आलू और गालू दो भाई थे, दोनों भाई पता है क्या करने गए, बीएससी। इनको प्यार हुआ दो लड़कियों से जिसका नाम था सीता गीता, वो पता है क्या कर रही थी, एमएससी। ठीक है, आलू और गालू दो भाई थे, वो बीएससी करने गए थे, वहां उनको दो लड़कियों से प्यार हो गया, सीता और गीता, जो क्या करने गई थी, एमएससी। हो गया, याद हो गया। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खैर बच्चे बहुत बड़ी है, एनसीईआरटी में भी डिटेल में दे रखी है, बट अभी बहुत हाईली वेटेड नहीं है। अगर करना है तो ब्रीफ की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवाया है, और अगर शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो जितना मैंने लिखवाया है उससे काम बन जाएगा। चलिए बच्चे, अगला मेरा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मुद्दे की बात करती हूं, ध्यान से देखिए बच्चे। ये हमारा लेटर से न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूक्लियस अपना पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बाहरी इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में बड़े सारे इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब वो जो इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे ना। ये इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ये इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अब जो हमारा बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का पूरा चार्ज नहीं मिल पाएगा। मान लो न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो कितना था, Z, मतलब न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z था, एटम का एटॉमिक नंबर Z था, Z प्रोटॉन्स थे, Z पॉजिटिव चार्ज था। अब ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा चार्ज नहीं मिलेगा। Z था, Z में से कुछ घट गया, और वो घटाया किसने, ये जो हमारे
मतलब इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब न्यूक्लियस को जो न्यूक्लियस अपना जितना भी चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा पा रहा है बच्चे, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही टॉपिक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि since there are so many inner lying electrons, the outermost electron is not able to get the entire positive charge of nucleus. So whatever positive charge that outermost electron is getting because of all the interactions of inner lying electron, जो बचा कुचा पॉजिटिव चार्ज outermost electron को मिल रहा है, उसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेशन है। एक होता है हमारा स्क्रीनिंग ऑर्डर, एक होता है पेनिट्रेशन। समझें, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कौन कितना ज्यादा आपको स्क्रीन कर रहा है। ठीक है। जो हमारी एस ऑर्बिटल, ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ी हैं, एसपीडीएफ। जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो जैसे सर्दियों में मोटी रजाई नहीं ओढ़ते हैं, उसकी तरह बिहेव करती है। एक बार तुमने मोटी रजाई ओढ़ ली, सामने 5 नंबर पे पंखा चला रखा, तुम्हें ठंड फील नहीं होगी। मतलब जो रजाई है वो तुम्हें पंखे की हवा से शील्ड अच्छा करेगी। अब मान लो उतनी सर्दियां नहीं है कि हम रजाई नहीं ओढ़ते, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो उसकी शील्डिंग कम है। पतली चद्दर ओढ़ेंगे तो और शील्डिंग कम है, और वो नेट वाली चुन्नी ओढ़ लो तो शील्डिंग कम है ना। तो ज्यादा अच्छी शील्डिंग, ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग कौन करेगा? एस की स्क्रीनिंग, फिर पी की, फिर डी की, और फिर एफ की। दूसरा वर्ड होता है बच्चे, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है कोई न्यूक्लियस के कितनी पास है। तुमने पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एस इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। तो पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या होता है? एस पी डी एफ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेनिट्रेशन मतलब तुम न्यूक्लियस के कितने पास हो। स्क्रीनिंग का मतलब कौन सी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा शील्ड करती है। ये भी चमक गया, सबको अच्छे से हो गया। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये पता है, हर डब्बा अपने आप में एक क्वेश्चन है जो तुम्हें हेल्प करेगा। हर डब्बे से इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से डब्बों को फोकस करना है। वंस यू आर डन विद वन डब्बा, तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैम अगर इसका सवाल आएगा तो हमसे बन जाएगा। बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करा रही हूं, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी डिफरेंट, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज विल बी सेम। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास ना मैंने सारी की सारी स्पीशीज लिख रखे हैं जिनको मैंने कलर कर दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं जरा मेरे को बताते जाओ। 13 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स देखना, 7 में 3 ऐड करो 10, 8 में 2 ऐड करो 10, 9 में 1 ऐड करो 10, 11 में से 1 माइनस करो 10, mg 12 में से 2 माइनस करो 10, 13 में से 3 माइनस करो 10। क्या इतनी समझ आती है कि मैम ये सारी स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझ आ गया? अब मैंने एक लाइन लिखी है। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में से सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज किसका है, ऐसे सवाल आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोचो, जिस स्पीशीज के अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में है, जिस स्पीशीज में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, डोंट यू थिंक वो ज्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अच्छे से जब्त करके रखेंगे? डोंट यू थिंक द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी ज्यादा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज एक्सपीरियंस होगा तो डोंट यू थिंक वो श्रिंक हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। दैट्स इट। तो शॉर्टकट ये है, पहले तुम पहचान लो कि जो स्पीशीज दे रखी है कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। इफ यस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप पहले पता करोगे जिसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा, उसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, वो स्पीशीज छोटी हो जाएगी, एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। बात खत्म, एक क्वेश्चन डन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जो पेपर में आता है, वो है हेनरीज मॉसलेज एक्सपेरिमेंट। अब मुझे थोड़ा पहले कराना चाहिए था, बट ठीक है मैं तुमको सारा करा दूंगी, आगे पीछे वाला तुम देख लेना, इतना तुमको आता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो। पता क्या हुआ, हर कोई ना एटॉमिक मास को बहुत प्रायोरिटी दे रहा था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोगों ने एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देना शुरू किया। और ये कब किया? जब हेनरी मॉसले का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ।
उन्होंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया विद द एटॉमिक नंबर। क्या था एक्सपेरिमेंट, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हमारे एटम्स ले लिए, मेटल एटम्स ले लिए। उन्होंने उन मेटल एटम्स पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया, मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फेंका। उन मेटल एटम्स में से एक्सरे निकलने लग गया। देखिए ये हमारा एक मेटल एटम है, इस पे हमने क्या किया, हाई एनर्जी को बम्बार्ड किया। इसके अंदर से कुछ हमारी एक्स रेज निकलने लग गई। उन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका अंडर रूट प्लॉट किया गया विद एटॉमिक नंबर, और देखा गया कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। पता है जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ना, अंडर रूट ऑफ न्यू वर्सेस ए का मतलब है मास नंबर, तो ग्राफ ऐसा जिगजैग 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 आ रहा था, तो कोई ट्रेंड नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया, भाई साहब एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई। तब से पता चला कि ओके, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एंड यहीं से आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, और इसी लॉ को यूज करके हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई थी। ठीक है, चलिए गुड। अब मैं फाइनली ट्रेंड वाले क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ। सो देयर आर 5-6 प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और पहले मैं आपको समझाऊंगी ये प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज का क्या क्या ट्रेंड है इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप, हम वो सीखेंगे। बच्चे पहला है हमारा टॉपिक एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होता है कि आपका एक एटम है, ओके, वी हैव वन एटम। अब वो एटम ऐसा सा दिखेगा ना, देयर मस्ट बी सम न्यूक्लियस एंड देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को एटॉमिक रेडियस कहेंगे, एटम का रेडियस कहेंगे। बट हर एटम एक जैसा तो नहीं होगा, मतलब हमारे पास अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, तो हमारे एटॉमिक रेडियस 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है बच्चे मेटेलिक रेडियस, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक होता है वैन डर वाल रेडियस, एक होता है आयनिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को पहले समझते हैं। कोवेलेंट का क्या मतलब होता है कि हमारे दो एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। जब भी मुझे कोवेलेंट रेडियस के बारे में सिखाना है, मैं क्या कहती हूँ, यू टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, लेट अस से वो डिस्टेंस d है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द कोवेलेंट रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम डिवाइडेड बाय 2 इज द कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का क्या नाम होता है बच्चे, उस मॉडल का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये कहता है कि मान लो आपके पास ये जो एटम है, ये न्यूक्लियस है और उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, यू जस्ट रिमूव ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस है प्लस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अदर देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। दोबारा बोल रही हूं, द न्यूक्लियस प्लस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अदर देन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, जो न्यूक्लियस है प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अदर देन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। जैसे समुंदर देखा है, मान लो बहुत बड़ा सा समुंदर है, पानी इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहा है, और बीच में मान लो हमने ना वो ऐसे वो रख रखे हैं, शिप्स रख रखे हैं, ऐसे बीच में फिक्स कर रखे, शिप्स हिल नहीं रही है, मान लो ऐसा है, या बीच में हमने पत्थर लगा रखे हैं जो हिल नहीं रहे, तो कह रहा है ये जो आपके कर्नल्स हैं, द सेंट्रल न्यूक्लियस प्लस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अदर देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इनको हमने फिक्स रख दिया, इनको बोला कर्नल्स। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हम मान के चलते हैं कि वो फ्रीली घूम रहे हैं, दे आर फ्रीली घूमिंग। समझ गए? अब हम डिफाइन क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं मेटेलिक रेडियस। हमने कहा मैम ये जो दो कर्नल्स हैं, उन दो कर्नल्स के बीच का आप डिस्टेंस ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या बन जाएगा, मेटेलिक रेडियस। समझ आ गया? Metallic radius will be the distance between the centers of the two kernels divided by 2. Done. Covalent done. अब एक होता है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस इज लाइक जो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हैं,
इसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसका सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, यू विल गेट वैन डर वाल रेडियस। हीलियम और हीलियम के बीच का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट वैन डर वाल रेडियस। एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मतलब कैटायन का रेडियस कैटायनिक रेडियस, एनायन का रेडियस एनायनिक रेडियस। जैसे अभी ये नहीं कराए थे, ये कैटायन के रेडियस थे, इनको कैटायनिक रेडियस बोल दिया। एनायन के रेडियस को क्या बोलेंगे? एनायनिक रेडियस। समझ गए हैं? यहां तक क्लियर है? चलिए अब ये भैया यहां से एक सवाल पेपर में आना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से ये सवाल पेपर में आता है, तो ध्यान से सुनेंगे। मैं ना अब ट्रेंड सिखा रही हूं विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम सीख रहे हैं। सबसे पहला है बच्चे सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट में क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये होना चाहिए। सोचो, जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी, मेरे बोलने पे फोकस करना। यू आर नॉट डूइंग दिस चैप्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप कर चुके हैं, बट बिफोर आई से यू द ट्रेंड, आपके दिमाग में ट्रेंड आ जाना चाहिए, मेरे से पहले आ जाना चाहिए। और अगर मेरे साथ ही आ रहा है तो एटलीस्ट वो ट्रेंड आप लिख लो, क्योंकि ये फाइनल हो जाता है। मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूं इन अ पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ शेल सेम है, प्रोटॉन्स बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एकदम कैप्चर करके रखेगा, तो मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी, साइज घटेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन घटा, मगर एकदम से नियॉन का साइज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नियॉन में वैन डर वाल रेडियस था। ये नियॉन आपस में कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगा। तो इन अ पीरियड जो हमारी वैन डर वाल गैसेस, जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, ग्रुप नंबर 18 होता है, उनका साइज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके लिए हम कौन सा रेडियस डिफाइन करते हैं? वैन डर वाल रेडियस। चमक गया? आगे देखो। अब मैं बात कर रही हूं ग्रुप नंबर 13 के ट्रेंड का। ये ट्रेंड का ना एक हिस्सा तो सभी बच्चों को याद होता है, बट व्हाट इज द ओवरऑल ट्रेंड वो बच्चों को नहीं पता होता, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चे, मान लो मेरे पास है, डार्क कलर से लिखती हूं, बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल। और ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर 13 से जस्ट पहले, ये ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 से जस्ट पहले क्या आ रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा है। चलो अब एक बार एक्सप्लेनेशन समझो, क्योंकि आगे तक ये काम आएगी। बच्चे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी, डाउन द ग्रुप जाऊंगी, वैसे वैसे मैम शेल्स बढ़नी चाहिए। शेल बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो साइज बढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग साइज होना चाहिए बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल। बट जब मैं बोरॉन से एल्यूमिनियम गई, मैंने देखा कि मैम साइज बढ़ रहा है, वी वर लाइक वाओ। मगर जैसे ही मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पर गई, मैंने कहा लो, ऐसा कैसे हो गया कि साइज घट गया? हुआ ये कि जब आप गैलियम पर गए तो आपके पहली बार 3D इलेक्ट्रॉन्स भरने लगे। अब जब लाइफ में पहली बार ब्रेकअप होता है तो झटका बहुत तेजी से लगता है, उस ब्रेकअप का गम 4-5 महीने तक रहता है। बोरॉन से एल्यूमिनियम आए, सब कुछ सही था, साइज बढ़ा। एल्यूमिनियम से गैलियम आए, लाइफ में पहली बार झटका लगा कि हाय हाय ये क्या, 3D इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और 3D तो पुअर शील्डर्स होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के, जिसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ गया। अभी किया था ना, SPDF में से जो D और F होते हैं, दीज आर द पुअर शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। दिख रहा है, इनकी शील्डिंग बड़ी बुरी होती है। तो जब वो पुअर शील्डर्स थे न्यूक्लियर चार्ज के, उन्होंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से शील्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला गया। तो एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हुए बच्चे साइज घट जाता है। फिर गैलियम से इंडियम जाते हुए भी साइज बढ़ता है, इंडियम से थैलियम जाते हुए भी साइज बढ़ता है। बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है। अब यही अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ अरेंज देम, तो उनको नहीं याद रहता। तो अरेंजमेंट ये है, बड़े ध्यान से देखें, थैलियम सबसे बड़ा, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, और फिर क्या है? बोरॉन। सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर, जो कि कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। देखिए, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये फाइनल ऑर्डर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स जनरली ग्रुप नंबर 13 में देखे जाते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट क्लोज टू 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। आगे जाते जाओगे,
ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स वो कम होती जाती हैं। देखिए जैसे ग्रुप नंबर 14 का जो साइज का ऑर्डर है जो होना चाहिए था वही है, कैसी गई संन्यास लेने पहुंची पब में, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, बात खत्म। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे, साइज बढ़ेगा, परफेक्ट। अब बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज का ग्राफ। अब देखिए अगर वंस अगेन इस छोटी से टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के लिए आई नीड 20 मिनट्स, 20 मिनट लगते हैं इस छोटे से बोट ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर किसी बच्चे को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आप ग्रुप 3D सीरीज का पूरा ग्राफ का ऑर्डर समझ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में इतना बता सकती हूँ कि अगर पेपर में आया तो आपको 3D सीरीज का ग्राफ कैसे समझ आना चाहिए। पहली बात तो ये सारे याद रखेंगे, 3D सीरीज में जो ग्राफ होता है, जो ट्रेंड होता है, उसको बोलते हैं हैशटैग बोट ग्राफ। ये बोट नजर आ रही है, बोट की तरह नजर आ रहा है, जिसमें मान लो तुम एंड तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ऐसे बोटिंग करने गए हैं, बोट ग्राफ नजर आ गया, तो 3D सीरीज इज बोट ग्राफ। होता क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, जैसे जैसे 3D सीरीज में मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो होता क्या है, नंबर ऑफ शेल सेम होती है बट डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से साइज घटता चला जाता है। मगर 3D is not just about the normal atomic size, it is more about metallic radius also. It is more about the number of unpaired electron. जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, आपके पहले तो शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर घट जाते हैं, जिसकी वजह से शुरू में मेटल मेटल अट्रैक्शन ज्यादा होती है। फिर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटने लगते हैं तो मेटल मेटल अट्रैक्शन कम हो जाती है। खैर एक पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन एज आई टोल्ड यू, वो अगर अभी सिखाऊंगी तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस एज अ शॉर्ट नोट। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप जेई ब्रीफ से देख सकते हैं। याद कैसे रखना है, ये देखो, सरस्वती तेरी वंदना करे मन, स्कैंडियम से मैंगनीज साइज घटेगा, मन करे है ना, सरस्वती तेरी वंदना करे मन, फिर क्यों नहीं कुछ जाने। देखो पहले साइज घटेगा, फिर साइज सेम रहेगा, फिर एकदम से साइज बढ़ेगा, साइज घटा सेम रहा बढ़ा, साइज घटा सेम रहा। चलिए दो और वर्ड सिखाती हूं। एक होता है बच्चे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू 3D 4D 5D सीरीज। ध्यान से देखें बच्चे, ये है हमारा 3D सीरीज, दिस इज आर 3D सीरीज, दिस इज आर 4D सीरीज, दिस इज आर 5D सीरीज। ठीक है, होता क्या है, जब आप 3D से 4D में जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बड़ी हैं, साइज बढ़ता है। मगर जैसे ही मैं 4D से 5D में जाती हूं, देखिए जैसे ही मैं 4D से 5D में जाती हूं तो क्या होता है, आपके 4f इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और 4f इलेक्ट्रॉन्स तो कतई पुअर शील्डर होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के, जिसकी वजह से 4D से 5D जाते हुए साइज बढ़ना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन साइज उतना नहीं बढ़ता। तो 3D से 4D जाते हुए साइज बढ़ेगा, बट 4D से 5D जाते हुए साइज लगभग सेम रहेगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं बच्चे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए, जब आपने लेंथेनम की बात करी और आपने हैफनियम की बात करी तो हमें लगता है कि यार लेंथेनम से जस्ट नेक्स्ट ही तो है हैफनियम, तो हैफनियम का साइज माड़ा मोटा छोटा होगा कंपेयर टू लेंथेनम। बट जब देखा गया तो लेंथेनम इतना और हैफनियम इतना, मतलब देयर वाज एक्सट्रीम डिक्रीमेंट इन द साइज। तो इस एक्सट्रीम डिक्रीमेंट इन द साइज का क्या रीजन दिया गया, कह रहे लेंथेनम से हैफनियम जाने में ये बीच में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये वो 14 इलेक्ट्रॉन हैं जिनके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 4f आर द पुअर शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। सो इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली एक्टिनियम से रदरफोर्डियम में जाते हुए साइज में बहुत ज्यादा डिप देखने को मिला। क्यों, क्योंकि एक्टिनियम से रदरफोर्डियम जाते हुए 14 एलिमेंट्स बीच में आए विच हैव पुअर शील्डिंग बिकॉज ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, साइज एकदम से घट गया। दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चमक गया। स्टिल एक और आपको ट्रेंड बताती हूं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे लेंथेनॉइड्स का साइज आगे जाते हुए घटेगा, यू गो राइट, साइज घटा। मगर एक होता है यूरोपियम का साइज पूरे लेंथेनॉइड से ज्यादा होता है। फॉर डिटेल वी विल स्विच टू द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर डिटेल सिखाई जाएगी। बट अब लगे हाथ ट्रेंड कर रहे थे तो इसको छोड़ेंगे क्यों, इसीलिए ट्रेंड मैंने आपको सिखा दिया है।
यूरोपियम का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है, दिखाई दे रहा है, यूरोपियम का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है कंपेयर टू ऑल द लेंथेनॉइड। रीजन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका वेट कर रहा है, वहां हम करते हैं। टू मच हो गया है ना, ज्यादा पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा अब मैं आपको रिलैक्स फील कराती हूँ। ये देखिए, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक एलिमेंट को पहले वाले को एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। यहां पर नोबल गैसेस हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं बच्चे चाल्कोजेंस, क्योंकि ये ओर्स बनाते हैं, दीज आर नोन एज चाल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 15, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं निक्टोजेंस, पी साइलेंट होता है, निक्टोजेंस मतलब जिनकी एक्सट्रीमली अजीब सी स्मेल होती है। ये बीच वालों को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बेसिकली एक ट्रांजिशन शो करते हैं फ्रॉम द मेटेलिक कैरेक्टर टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे देखिए, ये ट्रांजिशन के भी अंदर होते हैं, है ना, ये ट्रांजिशन के अंदर ही तो थे 14 एलिमेंट्स, बट पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए इनको अलग से लिख लिया। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ऊपर वाली सीरीज होती है उसको 4F सीरीज लेंथेनॉइड, नीचे वाली सीरीज को 5F सीरीज एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। बच्चे देखिए, इस माइंड मैप का पर्पस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द चीजें मैं आपको सिखा दूं, बट आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि मैम एक शॉर्ट नोट के लिए, एक माइंड मैप के लिए सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अब क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं पीरियोडिक में नहीं डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पीरियोडिक में नहीं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं खुद अपने बहुत सारे सेशंस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आई टीच इन पीरियोडिक एंड आई टीच दैट इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑल्सो। सो आपका कुछ मिस नहीं होगा। तो अगर आपने थ्रू आउट, मतलब ये जो सीरीज है, ये जो माइंड मैप सीरीज है, अगर आप थ्रू आउट फॉलो करोगे, जितनी भी चीजें आपके सिलेबस में हैं, आई एश्योर यू कि वो हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बट देन हर चीज हर चैप्टर में हो एंड उसका रिपीटेशन हो, फिर देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ शॉर्ट नोट। तो आप टीचर पे विश्वास रखें, ठीक है। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो पीरियोडिक की हैं हम वो पीरियोडिक में ही कवर करें, बट जो पी ब्लॉक की चीज है वो पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक की चीज है डी ब्लॉक में, केमिकल बॉन्डिंग की केमिकल बॉन्डिंग में, एंड सो ऑन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, मुबारक हो, एक पन्ना हमारा हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मेरे पास क्या है? आई हैव एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखिए, कुछ भी हो जाए, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड। मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, यू विल कॉल इट IE1। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, यू विल कॉल इट आयनाइजेशन एनर्जी 2। एक को निकालना, दूसरे को निकालना, तीसरे को निकालना, चौथे को निकालना, इन सब को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और याद रखिए, जैसे जैसे आप 1 से 2 से 3 से 4 पे जाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। सो ऑलवेज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। ये क्लियर हो गया है। मैम, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? ध्यान से सुनो। मान लो तुम्हारे एटम का साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। या मैं बोल दूं कि साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। सोचो, किसी एटम का न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के खड़ा है, तो डोंट यू थिंक आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? सो मैंने लिखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए भाई साहब। नाउ बच्चे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। पेपर में बहुत सवाल आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सोचो, मैं सेकंड पीरियड का ट्रेंड बता रही हूं। मैं सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ऐसे मैं जा रही हूं। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी, अब मैं इधर से इधर जा रही हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैं लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जा रही हूं, इधर उधर नहीं। मैं लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जा रही हूं। मुझे पता है कि मैम साइज घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ट्रेंड होना चाहिए। बट ट्रेंड तो कुछ और ही आ रहा है। ट्रेंड आ रहा है लिथियम,
और फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये क्या बला हो गई कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्यों हुआ? हुआ इसलिए बिकॉज बेरिलियम आपको पता है इट इज 1s2 2s2, जबकि बोरॉन आपको पता है इज 1s2 2s2 2p1। अब आपको पता है 2s का पेनिट्रेशन पास है, अभी पिछली स्लाइड में सिखाया था, पेनिट्रेशन मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। ये 2s न्यूक्लियस के बहुत पास है, उसको निकालना मुश्किल है। 2p न्यूक्लियस के दूर है, उसको निकालना आसान है। सेम इज द केस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 2s2 2p4, नाइट्रोजन है 2s2 2p3। नाइट्रोजन के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखो, वो तमाचा मारेगा, कैसी तेरी हिम्मत हुई मेरे को निकालने की। ऑक्सीजन कह रहा है मैं हाफ फिल्ड हुई नहीं, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से निकालो। तो ट्रेंड क्या बन गया? दो एक्सेप्शंस आई हैं, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। समझ आ गया? नाउ ग्रुप नंबर 1 का ट्रेंड, मैम नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ली ना की रूबी कैसल से फरार। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में भी तो यही होना चाहिए, नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बट ये जो रोए है ना, रोए रेडियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से ज्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके रेडियम में 4f इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, विच आर पुअर शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहला एक्सेप्शन आ चुका है। नाउ जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको ग्रुप नंबर 13 के साइज के लिए दी थी ना, ये एक्सप्लेनेशन थी ग्रुप नंबर 13 के साइज की। इसी से सिमिलर एक्सप्लेनेशन हम देंगे ग्रुप नंबर 13 की आयनाइजेशन एनर्जी की। मार्क माय वर्ड्स, बिलीव मी, ये एक रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा है। अब जस्ट इमेजिन, जिस पे भी तुम्हें मुक्का मारने को मन कर रहा हो, उसको तुमने ऐसा मुक्का मारा कि बेचारे की शक्ल टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है जब मैं ग्रुप नंबर 13 के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताऊंगी। इसका नाम है मुक्का मार, W। ऐसे मुक्का मारो कि W, ये जो W था ना, जो ऐसे सुंदर दिख रहा था, भैया ये ऐसे बिल्कुल अजीब सा दिखने लग गया। मगर ये अजीब सा, अब बच्चों को क्या होता है, मैम ग्रुप 13 के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है मुक्का मार W। अरे भैया W बनाना सीखें पहले, कुछ भी नहीं। ये देखिए W ऐसे बनेगा, ये ऊपर, ये निक्का सा, ये इधर, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे मुक्का मारा तो उसका मुंह पिचक सा गया ना। सो ऐसे बना। सबसे ऊपर क्या आएगा? बोरॉन, फिर आएगा गैलियम, पहले आएगा बोरॉन, फिर आएगा थैलियम, फिर आएगा गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। मुक्का मार W बनाना बड़ा जरूरी है बच्चे। ये ऐसा दिखता है, बोरॉन, फिर ऐसे लिखो बाल और गाल, करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल। बोरॉन थैलियम दिख रहा है, बोरॉन थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम, ऐसा हो, मेरे को डीजे वाली याद आ रही है, बोरॉन थैलियम गैलियम। ठीक है, तो मुक्का मार W इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। हमको डिटेल चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल मिल जाएगा, बट ट्रेंड याद रखने जरूरी है। ठीक है, ग्रुप नंबर 14, मैम नीचे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए। कैसी गई सन्यास लेने और पहुंची पब में, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कैसे होगी? नीचे वाले एलिमेंट्स की अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए इट इज बिकॉज ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर द पुअर शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ग्रुप नंबर 15, जैसे जैसे आप D से दूर जाएंगे, टेंशन मत लो, आयनाइजेशन एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, ट्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब भारत से पीछे। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चंस पीरियोडिक में नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में। वहां पर भी सिखाऊंगी, बट यहां पर सिखाऊं ना ऐसा हो नहीं सकता। तो 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अभी याद कर लो। रीजन D ब्लॉक में भी सीखोगे, रीजन कर चुके हो, ऑलमोस्ट सेम रीजन है। मैम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट इट इज नॉट जस्ट वन फैक्टर, देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स।
साइज होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स डी ब्लॉक का पार्ट है। बट डी ब्लॉक में सुते उठे जाओगे तो वहां पर 50 ट्रेंड्स है, याद करने को बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रेंड यहां पर याद करके जाएं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका दिल खोल के बेसब्री से वेट कर रहा है। ट्रेंड सीखिए। देखिए ट्रेंड है, पहले तो मैं ना जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उससे पहले मैं बच्चों को सिर्फ ये बताती थी कि देखो बच्चों 3 एलिमेंट्स हैं जहां पर एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट फॉर 3 एलिमेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ती है। एलिमेंट्स हैं वर्कोनी, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, अगर आप जेई ब्रीफ भी देखोगे तब भी मैंने ये बोला था वर्कोनी, मतलब इसको बोलते हैं कोनी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि खाली वर्कोनी याद रख लो, काम बन जाएगा। बट हाल ही में ऐसा हुआ है पेपर्स में कि इन्होंने और ज्यादा डीप में घुस के, मतलब लिटरली ऐसे 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं और पूछा है कि अब बताओ व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तब से मैंने बच्चों को ट्रेंड बताना शुरू कर दिया है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं, ट्रेंड सीख कर चले जाना। ठीक है, अब देखो इस पूरे ट्रेंड का मैंने कोई एक निमोनिक बनाया था कि स्कूल वाला एक टीचर था। ठीक है, तो फिर मेरे एक बच्चे ने, मतलब एक स्टूडेंट ने, उसने मुझे बोला कि मैम देखो मेरे पास ये वाला ट्रेंड है, आप इसको बता दिया करो, ये याद जनरली अच्छे से रहता है। तो भाई ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या था, कह रहा है सरस्वती करनी थी, सरस्वती वंदना करनी थी, मन नहीं था क्योंकि कॉफी पीने जाना था। ठीक है, मेरे वाला ट्रेंड कुछ इस तरीके से था कि स्कूल वाला एक स्ट्रिक्ट टीचर था, उसने कॉपी फाड़ी जबरदस्त किसी बच्चे की। ठीक है, वो एक ट्रेंड मैंने, मतलब वो एक निमोनिक मैंने बनाया था, बट फिर एक बच्चे ने मेरे को ये बताया कि मैम ये बताया करो, ये अच्छा है, तो अब से मैं तुमको वही बता रही हूं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सरस्वती वंदना करनी थी, मन नहीं था क्योंकि कॉफी पीने जाना था। बिलीव मी, अगर ये ट्रेंड तुमको याद रह गया तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन तुमको 3-4 बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये 3D सीरीज का हमारा ट्रेंड है, विच आई एम श्योर सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द अदर टॉपिक। बच्चे अगला टॉपिक है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब सुस्त, जो जिनको किसी और से मतलब नहीं है, तुम मुझे गालियां दो मुझे मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं देना नहीं है, ठीक है, मुझे मतलब है। बट इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब किसी को सुई चुबाओ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट इज इनर्ट, है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे होता क्या है, ध्यान से देखो, अगर आपने ग्रुप नंबर 13 को ऑब्जर्व किया, बाल और गाल करे इंडिया की पॉपुलेशन टॉल, तो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np1, इतना मानते हो ना सारे, ns2np1, 2s2 2p1, 3s2 3p1 एंड सो ऑन। तो मैंने बोरॉन को बोला भैया तेरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलवाऊं, कह रहा मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np1, मैम आप मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलवा लो। मैंने कहा तो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट, कह रहा +3। मैंने एल्यूमिनियम से पूछा भैया तेरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कह रहा +3। मैंने गैलियम से पूछा तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गैलियम कहता कि मैम मैं +3 +1 दोनों शो करूंगा। मैंने कहा तेरी स्टेबल कौन, कह रहा है +3। मैंने इंडियम से पूछा भैया कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कह रहा है दीदी +3 +1 दोनों। मैंने कहा स्टेबल कौन, कह रहा है +3। मैंने थैलियम से पूछा इधर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 3 करेगा। उसने झपाट मारा, दीदी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि क्या तुम +3 शो करोगे। थैलियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके खुश है, विच इज +1। फिर हमने सोचा, मैंने कहा वैसे तो सारे 3 3 3 3 कर रहे थे, ये 3 में से 2 गया, 1 कैसे कर रहा है। फिर हमने कहा ये देखिए मैम, ये हमारा न्यूक्लियस, ये बहुत सारे इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन, ये ns2np1, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, पुअर शील्डिंग होती जाएगी, यानी कि अब ये जो ns2 इलेक्ट्रॉन्स थे इन पे उतना अच्छा शील्ड जा नहीं रहा, दे विल कम मोर एंड मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। और जैसे ही न्यूक्लियस ने इनको अपने टुवर्ड्स खींच लिया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही करके राजी नहीं है। तो जब मैंने थैलियम से पूछा कि भाई तू कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कह रहा है दीदी जस्ट +1, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, बच्चों को लगता है नीचे जाते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लग जाता है। बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली हम 6th पीरियड के एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं, लगने लग जाता है, बट जो इफेक्टिव इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है वो केवल 6th पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है
कि नीचे जाते हुए ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ट्राई टू बिहेव एज इनर्ट, उनको बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं है। लोग कह रहे आजा आजा आजा, कह रहे मैं नहीं आऊंगा, मैं इनर्ट हूं, मैं न्यूक्लियस से प्यार करने लग गया हूं। ग्रुप नंबर 14 में देखो, मैंने कहा कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कह रहा +4। मैंने कहा सिलिकॉन तू, कह रहा +4। मैंने कहा जर्मेनियम तू, कह रहा दीदी +4 +2 दोनों करूंगा मगर स्टेबल +4 में रहूंगा। टिन से पूछा, तू कह रहा दीदी +4 +2 दोनों करूंगा मगर स्टेबल +4 में रहूंगा। मैंने लेड को पूछा, भैया +4, थप्पड़ आया, नो दीदी आई विल जस्ट बी स्टेबल इन +2। मतलब नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी घटती जाती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। कोई तुमसे पूछे गैलियम इंडियम थैलियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सबसे ज्यादा किसका स्टेबल? नीचे जाएंगे +3 वालों की स्टेबिलिटी घटेगी, तो गैलियम +3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर इंडियम, फिर थैलियम। मगर उसने पूछा गैलियम +1 इंडियम +1 थैलियम +1 में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? नीचे जाएंगे N-2, मतलब अगर कोई 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2 माइनस कर दो तो अब वो +1 शो करेगा। कोई 4 शो करता है, उसमें से 2 माइनस करो वो +2 शो करेगा। तो नीचे जाते हुए +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +3 की स्टेबिलिटी घटेगी। आई होप चमक गया होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आए दिन कुछ ना कुछ कांड होता रहता है। टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, जिस तरीके से समझाऊंगी प्लीज ध्यान से समझना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार। अगर मैं इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती हूं, तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करती हूं, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे, मैं एनर्जी रिलीज नहीं करूंगी, तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूं। एम आई राइट? इसको बच्चे हम एक और टर्म्स में भी समझते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एनी एटम इन द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए माइनस, तो ए जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, हो सकता है वो एनर्जी रिलीज करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो एनर्जी एब्सॉर्ब करे। द प्रोसेस कैन बी बोथ एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक। बट जब तुमने ए माइनस के अंदर फर्दर एक इलेक्ट्रॉन डाल के टू फॉर्म A2 माइनस, ए माइनस में तुम एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ले ले, तो क्यों लेगा? देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। उस प्रोसेस को कराने के लिए तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक फॉर श्योर। A2 माइनस में तुम और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ले 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 ले, अरे भैया ये ऑलरेडी 2 माइनस वाला था, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट विल रिपेल इट, प्रोसेस नहीं होगा। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। समझ आ रहा है बच्चे? मान लो अगर आपने कोई ए को एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। मान लो आपने एक एटम ए है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसने क्या बनाया? A माइनस। ऐसा करने से जो एनर्जी है वो रिलीज हुई, मतलब डेल्टा H नेगेटिव है, तो हम कहते हैं कि उस प्रोसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव। मगर हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव। सोचो ना, अगर एटम ए ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और A माइनस बन रहा है, एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी प्यार किया है, और अगर ए इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है खुशी खुशी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या होगा? पॉजिटिव। बट अगर मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, A माइनस बनाया, और मैंने देखा कि और डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दे आर ऑपोजिट्स, मतलब नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ट्रेंड समझेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके आगे पीछे वाले टॉपिक सब आसान है, टेंशन नहीं लेनी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे, होना क्या चाहिए? देखो, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के जो ऑर्डर हैं उनको समझ के याद रखना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, मैं सेकंड पीरियड से स्टार्ट करती हूं। मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें से जरा नियॉन को इधर बुलाओ। क्या ये फुली फिल्ड है? और जो फुली फिल्ड होता है, क्या वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? नहीं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, कह रहा तुम जुड़ जाओ, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। ऐसे ही मैंने नाइट्रोजन को बुलाया, कह रहा दीदी मैं तो हाफ फिल्ड हूं, मैं नहीं इलेक्ट्रॉन लूंगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। मैंने बेरिलियम को बुलाया, कह रहा मैं नहीं दीदी इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं 2s2 हूं।
तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताएंगे, सबसे पहले ऐसे जिनकी फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, उनको पीछे कर लो कि भैया तुम तो पीछे ही जाओगे। इनमें से मानते हो कि नियॉन पूरा फुली फिल्ड है, सबसे पीछे। बेरिलियम भी 2s2 फुली फिल्ड है, थोड़ा सा आगे। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, थोड़ा सा और आगे। ये दिख गया। इनको मैंने पीछे कर दिया, साइड लाइन कर दिया। अब मैंने कहा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाऊंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। मतलब फॉर श्योर है मैम, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज्यादा है, बहुत ही बढ़िया। नाइट्रोजन जा चुका है, कार्बन का हमारा बोरॉन से ज्यादा होना चाहिए। अब फंसा लिथियम और बोरॉन, जिसमें मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। ध्यान से सुनिएगा। सबको लगता है कि मैम बोरॉन की लिथियम से ज्यादा होगी, लिथियम मेटल है, बोरॉन नॉन मेटल है, तो वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और तुम यहां फंसोगे। ध्यान से सुनना, ये जो लिथियम और बोरॉन है ना, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है 2p में, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है 2s में। 2s इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास है, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर लेगा कंपेयर टू बोरॉन, एंड आपका ट्रेंड बन जाता है लिथियम ग्रेटर देन बोरॉन। तुम बिलीव करो मेरी बात को, दुनिया भर की एक्सप्लेनेशंस तुमको आती हो, उसके बावजूद बच्चा क्वेश्चन गलत करता है, बिकॉज उसको फाइनल ऑर्डर याद नहीं होता। तो जितनी एक्सप्लेनेशंस आपको सीखनी है, आई एम रेडी। मैंने ब्रीफ में डिटेल में हर एक्सप्लेनेशन को डिटेल में समझा रखा है। अभी आपको फास्ट लग रहा होगा कि मैम बोलती जा रही है। धीमे धीमे सीखना हो तो पहली बार सीख रहे हो, ब्रीफ में है चीजें, बट ट्रेंड याद रखना जरूरी है। आपको ट्रेंड नहीं आता होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। और ये वो चीजें हैं जो ऐसा भी नहीं है कि अरे ये तो कहां से आ गई है, दीज आर वेरी कॉमन। हर अच्छा बच्चा जो पेपर को टारगेट कर रहा है, जिसको अच्छे नंबर चाहिए एग्जाम में, अच्छी रैंक चाहिए, वो ये ऑर्डर्स कर कर जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट एनसीईआरटी में बहुत स्कैटर्ड तरीके से गिवन है, वैल्यूज कभी गिवन है, कभी ट्रेंड्स गिवन है, सब मिक्स है। तो मैंने बस सारी चीजों को उठा के अपने नोट्स में रख दिया ताकि आपको वैल्यू को देख के ट्रेंड ना बनाना पड़े, ट्रेंड को देख के वैल्यू ना रटनी पड़े। इतना कर लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। सेम ऐसा जैसे मैंने अभी ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 के लिए दिखाया ना, अब आप सेम टू सेम चीज पीरियड नंबर 3 के लिए भी कर सकते हो। बिल्कुल जो डिट्टो सेम ऑर्डर आया है वो पीरियड नंबर 3 में भी आएगा, बस एक फर्क होता है। देखना जरा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आर्गन तो फुली फिल्ड है, पीछे ले आओ, ले आए। मैग्नीशियम भी फुली फिल्ड है, पीछे ले आओ, ले आए। अब फास्फोरस को पीछे लाना चाहिए था ना, जैसे नाइट्रोजन को लाए थे, फास्फोरस को लाओ, फास्फोरस पीछे नहीं आता। कह रहा मैं फुली फिल्ड को मतलब हाफ फिल्ड को मानता नहीं हूं। जितनी तवज्जो, जितनी प्रायोरिटी हम नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड को देते हैं, बिकॉज वो छोटे साइज का होता है, उतनी प्रायोरिटी हम फास्फोरस के हाफ फिल्ड को नहीं देते। दिस इज एन एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखना है। अब नॉर्मल कंपैरिजन करो, क्लोरीन का ज्यादा, फिर आएगा सल्फर का। अब ध्यान से देखिए, सिलिकॉन और फास्फोरस में से फास्फोरस पीछे हो जाता है। क्यों पीछे हो जाता है? कहता है कि देखो भैया हम तो हाफ फिल्ड है, हमें नहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिलिकॉन आगे निकल गया। अब एल्यूमिनियम और सोडियम में वही कहानी हुई जो लिथियम और बोरॉन में होगी, सोडियम आगे, एल्यूमिनियम पीछे। दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सुपर इंपॉर्टेंट ट्रेंड, एवरीथिंग मेंशन्ड इन जस्ट वन थिंग। आई होप ये चीज अच्छे से सबको समझ आ गई है। एक एग्जाम्पल याद है, फ्लोरीन छोटे साइज का होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता तो है मगर अपने घर शादी करके लेकर आने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन निक्कू सा है, एक इलेक्ट्रॉन तुम उसमें दे दोगे F- बनेगा। ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, लॉट्स ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, F- स्टेबल नहीं है। मगर Cl कहता है कि मैं थोड़े बड़े साइज का हूं, हमारे घर एक और इलेक्ट्रॉन आ भी गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो भी हम खुश हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को, चलो लेट्स से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी। सिमिलरली ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज्यादा होनी चाहिए थी। बट सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है, बिकॉज उनका सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, वो पगला जाता है। ठीक है, नाउ बच्चे, बिफोर आई टेल यू दीज 3 ट्रेंड्स, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एनसीईआरटी की इस टेबल को देखें। बड़ी ही प्यारी टेबल है और
लास्ट 4-5 साल से ऐसा हुआ है, अगर मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई और नीट की बात करूं, दोनों ही एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। कोई भी 4 एलिमेंट को उठाकर कहते हैं बताओ इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, बच्चा पगला जाता है कि कहां से लाऊं मैं, कौन सी तिगड़मबाजी करूं कि ऑर्डर आ जाए। तो मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि दोबारा भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप तुक्केबाजी पेपर के दिन ना करें, -1 हो जाता है। उससे अच्छा आप ये टेबल को सीखें, रटना नहीं है बट हाँ थोड़ा सा रटना है, ज्यादा नहीं रटना। तो मैं याद कराने की कोशिश करूंगी बट एक स्मार्ट तरीके से, सारी वैल्यूज नहीं रटनी है। बट मैंने आपको देखो एक भी टेबल ऐसे रटवाई नहीं है, बट ये आप उठाकर देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है इन्होंने कभी पूछा है कि विद साइन बताओ, कभी पूछा है विदाउट साइन बताओ, कभी कुछ दिया ही नहीं है और एक साल में विद साइन को सही कर दिया, एक साल में विदाउट साइन को सही कर दिया और उस ट्रैप में बच्चा फंसता है और फिर उसके बाद वो बोनस होगा नहीं होगा, वो सारी कहानियां होती हैं। उससे ज्यादा बेटर है, आपको पता है इसके ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो अपने को पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना, ताकि कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए वी शुड बी ऑलवेज रेडी। सामने देखें बच्चे, सबसे पहले ग्रुप नंबर 0 को उठा लो। हीना, नीना और करीना का एक्सीडेंट रंगीन उठा लिया। क्या आप देख रहे हो कि सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है? दिख रही है? थोड़ी इधर आ जाती हूँ। सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। जिसमें से ध्यान से देखें सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हीलियम की। क्यों? क्योंकि हीलियम इज 1s2, दैट्स इट। 2s खाली है, 2s इज क्लोज टू न्यूक्लियस, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी से आ सकता है। तो हीलियम खुद कहता है कि ठीक है यार मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, तुम्हें मेरे पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? हीलियम की, याद रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसके अंदर? नियॉन के अंदर। क्यों? क्योंकि नियॉन इज 1s2, 2s2, 2p6, परफेक्ट नोबल गैस का वो मिलता है इसको इनाम कि द बेस्टेस्ट नोबल गैस इज नियॉन। क्यों? क्योंकि पूरा फुली फिल्ड है, छोटे साइज का है, उसके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, बहुत खराब बात हो जाती है, नहीं चाहता, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आप समझो ना, अब इनर्ट तब तक था जब तक वो छोटे साइज का था। आपने तो ये भी सुना है कि जिनॉन के तो कंपाउंड्स ही बनते हैं, मतलब नहीं तो नोबल गैसेस को कंपाउंड बनाने ही नहीं चाहिए। जिनॉन के तो बड़े सारे कंपाउंड, XeF6, XeF2, XeF4, XeO3, XeO2F2 कितने बनते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, सो कॉल्ड इनर्ट बिहेवियर घटता चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो नीचे जाते हैं घटेगी, मगर सबसे ज्यादा कम होती है हीलियम की और सबसे ज्यादा होती है नियॉन की। ये याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे देखिए, ग्रुप नंबर 17 की बात करूं, फिर कल बारात आएगी एट दिस वेन्यू, सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, सारे खुश हैं, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन डालो हम एनर्जी रिलीज करेंगे। और एक और चीज, ग्रुप नंबर 17 वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16, 15 सबसे ही ज्यादा होती है, हाईएस्ट। और हाईएस्ट में भी मैंने अभी क्या कहा, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। आप वैल्यूज ना रटें चलेगा, मगर ये याद रखना है कि सभी की नेगेटिव है। जिसमें से याद रखना है ये ओवरऑल ट्रेंड कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, मतलब फ्लोरीन सबसे लास्ट में नहीं गिरता, ऑर्डर आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एस्टेनीन। समझ आ गया? ग्रुप नंबर 16 वालों को ध्यान से देखें, ग्रुप नंबर 16 में भी मैम सभी की नेगेटिव है, यस। और ग्रुप नंबर 16 के सभी की ग्रुप नंबर 17 से कम है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इट इज नॉट अबाउट कि मैं है ना आपको एक ही जगह पे सब कुछ बता रही हूँ चीजें, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सारी क्रक्स वाली चीजें हैं, ये सारी टू द पॉइंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हो सकता है आपने इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इस वैल्यूज को कितनी बार देखा हो, बट आज तक इस पे ध्यान ना दिया गया हो। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आई टीच यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, बट थ्योरी अच्छी कर लो। ये देखो सभी की नेगेटिव है और इनमें से जो मैक्सिमम है ना वो इन सब से भी मिनिमम है, मतलब ग्रुप नंबर 16 की सभी की ग्रुप नंबर 17 वालों से कम है। चलिए मैम इसका हमें रटना है, नहीं रटना, आप ट्रेंड देखिए। यहां पर होना क्या चाहिए था, उ स से टे पो, मगर पता है ऑक्सीजन कहां जाके गिरता है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में गिर जाता है। देखिए सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम भी बीच में ऐड कर दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में गिरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जेई और नीट दोनों ही पेपरों में कितनी बार पूछा गया है।
आगे देखिए, ग्रुप नंबर 1 वालों की, सच सच बताओ, ग्रुप नंबर 1 वालों को ऐसा लगता है हम तो मेटल है, मतलब सच बोल रही हूं, तुम्हें भी यही लगता है हम तो मेटल है, हम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो हमें एनर्जी दो, हम क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करें, हम तो मेटल हैं। बट ग्रुप नंबर 1 वालों की सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब तुम इनमें इलेक्ट्रॉन डालो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सारे मेटलों में भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका जो NS और वाइटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे आने के चांसेस है। तो जब इलेक्ट्रॉन डालते हो तो भले ही थोड़ी एनर्जी बट रिलीज सारे करते हैं, थोड़ी बट रिलीज सारे करते हैं। और देखो ना, जैसे 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 नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे तो ज्यादा नहीं निकलती है एनर्जी, कम एनर्जी निकलती है। पूरा सही है, अच्छे से क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बट अब देखो जो भी हमारे पास बचा ना वो उतना दिक्कत वाला काम नहीं है, यहां तक भाई बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहीं तक वीडियो देखनी है, आगे वाला भी पेपर में आता है। अगला टॉपिक है बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मान लो तुमने और मैंने मिलके 1-1 रुपए कंबाइन किए थे, एक तुम्हारा एक मेरा, ठीक है, मगर मैं तुम्हारे से चंटू, मैंने जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन था, एक मेरा इलेक्ट्रॉन था, या फिर जो तुम्हारा 1 रुपया था मेरा 1 रुपया था, मैं अपने पास रख रही हूं, छीन नहीं लिया मैंने बस अपने पास रखा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोचो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो मैं बड़े आसानी से तुम्हारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखूंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगेन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि मैम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता होनी चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी हैव सर्टेन ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, ये आपको एज सच याद रखने हैं। देखिए होता क्या है कि जब मैं बोरॉन से, वैसे होना क्या चाहिए सोचिए, और सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आएंगे ग्रुप नंबर 13 में, आपको पता है दिस इज क्लोजेस्ट टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हेंस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा ऑपरेट करेगा। मैम जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए, ठीक है। बोरॉन से एल्यूमिनियम गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, मगर एल्यूमिनियम से गैलियम गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। क्यों? क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पुअर शील्डर्स थे न्यूक्लियर चार्ज के। गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम गए, हर एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है भाई। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवर पावर करने लग गया है। तो ध्यान से, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरॉन से एल्यूमिनियम घटी, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, मगर गैलियम मतलब एल्यूमिनियम से गैलियम, इंडियम, थैलियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भैया बढ़ती ही जा रही है। सबसे गंदा ट्रेंड था ग्रुप नंबर 13 का। उसके बाद ठीक है, देखिए कार्बन में नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए, है ना, तो कार्बन से नीचे गए, सिलिकॉन घटी, मगर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, और लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम से बढ़ गई। एकदम से क्यों बढ़ गई? क्योंकि लेड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तरीके से ओवर पावर करने लग गया था, याद आ गया। और देखिए जैसे जैसे दूर जाओगे ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन से ज्यादा है, फिर फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी, बिस्मथ की लगभग सेम है। ग्रुप नंबर 16 में कोई ट्रेंड है ही नहीं, ऊ, स, से, टेपो। बट आपको मैं बता दूं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ग्रुप नंबर 13 और 14 के क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं, सो यू बेटर अंडरस्टैंड देम नाइसली। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया हम लैब में गए, देखा कितनी एनर्जी निकल रही है, चली गई है, ये सब नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कई साइंटिस्ट ने उनके स्केल्स बनाए, जिसमें से पहले थे पॉलिंग्स स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हमारे एल्ड्रेड रॉस्को आए थे, मुलिकन स्केल आया था। सो मेनी स्केल्स आर देयर, जिसमें से हमारे सिलेबस में पॉलिंग स्केल है, वो मैं आपको बताती हूँ और याद रखने का तरीका बताती हूँ। ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान से देखिए, मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे पूरा याद हो जाएगा। फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है 4, हाइड्रोजन की हम मान के चलते हैं 2.1, ये दो की हमने मान ली, फ्लोरीन की 4, हाइड्रोजन की 2.1। आप फ्लोरीन से क्लोरीन आ रहे हो, 1 का घाटा करो, क्लोरीन से ब्रोमीन आ रहे हो, 0.2 का घाटा करो, ब्रोमीन से आयोडीन आ रहे हो, 0.2 का घाटा करो, 1 का घाटा, 0.2 का घाटा, 0.2 का घाटा, 4, 3, 2.8, 2.6, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, 0.5 के घाटे पे चलो, देखना 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5,
यहां भी याद हो गया। आगे देखिए, क्लोरीन से सल्फर पे आओगे, आधे का घाटा 2.5। अब पहले मतलब 0.5 का घाटा करेंगे, फिर 0.4 का घाटा करेंगे और फिर 0.3, 0.3, 0.3 का घाटा। देखो पूरी टेबल याद हो जाएगी। नीचे जाओगे 1 का घाटा, नीचे जाओगे 1 का घाटा, फिर 0.2 का घाटा, 0.2 का घाटा हुआ। आधे का घाटा मतलब 4 से 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। हाइड्रोजन की 2.1 थी, ये याद है। क्लोरीन से सल्फर जाओगे 0.5 का घाटा 2.5। अब 0.4 का घाटा 2.1, 0.3 का घाटा 1.8, 0.3 का घाटा 1.5, 1.2, 0.9। समझ आ गया? अब मैम ये नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की सेम है, सेम होती है? नहीं, जो बड़ा एटम है उसकी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। मैम कार्बन और सल्फर दोनों की सेम लग रही है, दोनों की सेम है? नहीं, सल्फर की थोड़ी ज्यादा है। हाइड्रोजन और फास्फोरस की सेम लग रही है, तो दोनों की सेम है? नहीं, फास्फोरस की थोड़ी सी ज्यादा है। याद हो गया टेबल? आगे देखें। अब बच्चे हमारे पास है, मान लो 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना। अगर उस बॉन्ड में जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है, 2 एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर एग्जैक्टली 2.1 आ रहा है, मतलब वो बॉन्ड 50% आयनिक है और वो बॉन्ड 50% कोवेलेंट है। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, 2.1 से ज्यादा है, मतलब वो बॉन्ड आयनिक ज्यादा है, कोवेलेंट कम है। अगर उन 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 2.1 है, तो वो बॉन्ड आयनिक कम है, कोवेलेंट ज्यादा है। ठीक है, खैर इसका डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हमारे छुटपुटे से टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स जनरली आपको टीचर्स बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाते हैं, बट मुझे ये होता है कि जब बच्चा सैचुरेट हो जाए तब आसान टॉपिक पढ़ा दो, तो वो है ना करे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लास्ट में करा रही हूँ। ध्यान से देखें। एक है बच्चे एसिडिक नेचर। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ल्यूइस एसिड का मतलब होता है किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी है। इफ यू लुक एट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पे +2 का चार्ज है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पे +4 का चार्ज है। ज्यादा कमी किसके पास है? कार्बन इन +4। तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा? CO2 का। सल्फर पे +4 का चार्ज है, सल्फर पे +6 का चार्ज है। ज्यादा कमी कहां पर है? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? SO3 में एसिडिक नेचर ज्यादा। नीचे देखते हैं, Na2O सोडियम +1 में, मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 में, एल्यूमिनियम +3 में, सिलिकॉन +4 में, फास्फोरस +5 में। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ेगा। आगे देखें, बेसिक नेचर, मतलब ये सारे हमारे, अभी एक अगला टॉपिक है, चलो इस पे मैं थोड़ी देर बाद आती हूं, पहले ये वाला करा देते हैं। ये देखिए, ये कर लो पहले। देखो हमारे पास ना कुछ जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे, उनको बोलते हैं ऑक्साइड। 4 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक होता है बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। कौन कौन से ऑक्साइड? बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। जिसमें से बेसिक ऑक्साइड वो होता है जो पानी में जाने के बाद बेस की तरह बिहेव करेगा, या फिर जो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड वो होता है जो पानी में जाने के बाद एसिड की तरह बिहेव करेगा, या फिर जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होता है जो ना एसिड ना बेस दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। सबसे पहले एक एक करके याद दिलाती हूं। याद रखो बच्चे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, हंस लो नहीं तो एक दिन मर जाओगे। हंस नो मरो। हंस मतलब लाफिंग गैस N2O, नो मतलब नो, और मरो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। तो हंस नो मरो क्या है? न्यूट्रल। ये ना एसिड ना बेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं बच्चे? जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल वाले ऑक्साइड्स एसिडिक। ये रहे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, अभी नहीं कर रहे थे, CO, CO2, जिसमें से CO तो न्यूट्रल है, CO2, SO2, SO3, ये सारे नॉन मेटल्स थे। इन सब के ऑक्साइड्स एसिडिक है। समझ आ गया? आगे एक होता है बच्चे हमारे बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब होता है मेटल के ऑक्साइड्स। बेसिक मतलब जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा था, Na2O, Mg2O, मतलब Na2O, MgO, BeO, ये सारे बेसिक नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं। सोचिए जरा, मेटल मतलब विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में
जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी साइज बड़ा होगा, मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहूंगी, मेरा मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक। तो जैसे जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर बढ़ा। लीना की रूबी कैसल से फरार, जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड बढ़ेगा। आ गया? जो छोड़ा था कि अभी बताऊंगी वो भी क्लियर हो गया है। अब ध्यान से देखिए, अब पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 6-7 ऑक्साइड्स दे रखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले मेरी ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे पता करते हैं एसिडिक बेसिक है या न्यूट्रल है। ध्यान से देखें, एक होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, पहले ये सीखना है, बाकी बातें बाद में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो ना एसिड ना ही बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। सुनो, मैं किसी को बोल रही हूं जिंदा हो बे अली, जिंदा हो, जिंदा हो बे अली, सुनाओ गाना। तुम जिंदा हो तो मुझे गाना गा के सुनाओ। कुरकुरे सब आसान वाले, कुरकुरे सब आसान वाले, कुरकुरे पे +3, सब पे +3, आसान पे +3, वाले पे +5। पत्थर, लेड मतलब पत्थर, मारो 4 बार, पत्थर मारो 4 बार। दोबारा बोलो मेरे साथ ट्रिक, जिंदा हो बे अली, गाना गाओ, सुनाओ गाना, कुरकुरे सब आसान वाले, पत्थर मारो 4 बार। मैम ये क्या सिखा रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। सुनो पहले बच्चे, मान लो मेरे पास ना मान लो 10 मॉलिक्यूल्स है, और मुझे बताना है इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एम्फोटेरिक है। और अगर कहते हो तो चलो मैं 10 मॉलिक्यूल्स पहले लिख भी लेती हूँ। मान लो मेरे पास ZNO है, मान लो BeO है, मान लो Al2O3 है, मान लो मेरे पास MgO है, मान लो क्या है Na2O है, मेरे पास Na2O है, मेरे पास VO2 है, मेरे पास VO3 है, ठीक है, या फिर मेरे पास Cr2O7 2- है, मेरे पास MnO4- है, और कोई बच गया, चलो मान लो इतने ही हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास V2O5 है, ऐसे मेरे पास बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरे से पेपर में पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक, कौन सा न्यूट्रल, कौन सा एम्फोटेरिक। मैंने कहा मैम अच्छा चलो 2-3 और लिख लो, CO है, CO2 है, SO2 है, SO3 है। मैंने कहा पहले तो मैम न्यूट्रल वाले इकट्ठे कर लेते हैं, और मान लो N2O भी है। मैंने कहा न्यूट्रल वाले इकट्ठे कर लो, न्यूट्रल मतलब हंस नो मरो, हंसना, N2O है न्यूट्रल, नो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब NO नहीं है, CO है, तो न्यूट्रल हो गए, काम खत्म। अब सोचो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक कौन से हैं। मैंने कहा मैम देखो, हमारे जितने भी मेटल +1 में होंगे, मेटल +2 में होगा, मेटल +3 में होगा, क्योंकि वो मेटल के ऑक्साइड्स है, वो बेसिक होंगे। मगर अगर वो एम्फोटेरिक वाली लिस्ट में आ गए तो वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। दुनिया भर के मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं 1 2 3 वाले, बट अगर वो एम्फोटेरिक की लिस्ट में आए हैं तो वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। मैंने कहा अच्छा मैम देखते हैं जरा, क्या जिंदा हो बे अली, ये है तो मेटल इन +2 बट दिस इज एम्फोटेरिक। जिंदा हो बे अली, एम्फोटेरिक, AM लिख लो, एम्फोटेरिक। Al2O3 क्या ये एम्फोटेरिक की लिस्ट में आया है, इसको कह दो एम्फोटेरिक। MgO एक मेटल है ना, मेटल का ऑक्साइड बेसिक। Na2O मेटल है ना, मेटल का ऑक्साइड बेसिक। और कोई मेटल है, VO2 मैम वेनेडियम मेटल है, मगर वेनेडियम का +4 है। अच्छा इसको छोड़ो भाई, हमें तो अभी मैम ने नहीं सिखाया। और V2O5 मैम वेनेडियम का +5, आपने एम्फोटेरिक की लिस्ट में सिखाया था, कर लिया। सारे मेटल 1 2 3 वाले बेसिक होंगे एक्सेप्ट वो जो एम्फोटेरिक में आते हैं, ये कर लिया हमने, ये ठीक है, डन। अब सुनो, जितने भी मेटल्स हमारे +4 वाले होंगे, मेटल +4 ये है ना, पत्थर मारो 4 बार, जितने भी मेटल +4, जिंदा हो बे अली, गाना गाकर सुनाओ, कुरकुरे सब आसान वाले, पत्थर मारो 4 बार। अगर किसी भी मेटल पे +4 है, किसी भी मेटल पे +4 है और वो इस लिस्ट में नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। देखना देखना कहां है, और VO2 में वेनेडियम +4 में, मैम इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। समझ आ गया?
अब जितने भी हमारे देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो एसिडिक होंगे ही, और अगर कोई मेटल जो +5 +6 +7 में है वो भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। अगर किसी को ये चीज थोड़ी ऊपर से गई है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है समझने में, जेई ब्रीफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैंने बहुत एग्जाम्पल्स कराए हैं, बहुत PYQs कराए हैं, वहां से इसको और बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। ये देखिए क्रोमियम +6 में है, मैंगनीज +7 में है, मेटल है मगर 5 6 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये है एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, SO2 इज एसिडिक, SO3 इज एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक। चमक गया। तो ये था एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारे कुछ छोटू छोटू से टॉपिक्स बचे हैं, इट वोंट टेक मोर देन 5 to 10 मिनट्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं बच्चे। ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। ग्रुप नंबर 13 से 18 को NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। S एंड P ब्लॉक टुगेदर आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के एक अंदर वाली इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो NSNP वैलेंस शेल है, अगर N-1d भरता है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। उसके भी अंदर एक वाला यानी कि N-2f को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो D ब्लॉक में पेनल्टीमेट शेल भरती है N-1d, F ब्लॉक में एंटी पेनल्टीमेट शेल भरती है N-2f। ठीक है, आपको इतना पता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड वाले, ये मेरा लेफ्ट एंड राइट है, शायद आपको दिखने में उल्टा दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड वाले नॉन मेटल्स होते हैं, बट देयर इज अ जिगजैग लाइन इन बिटवीन व्हिच सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स, है ना, वो जिगजैग लाइन होती है बीच में NCERT के अकॉर्डिंग, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका सबसे बढ़िया शॉर्टकट है तेरे गीत सबसे आसान। तेरे गीत सबसे आसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स दे रखे थे और बोला था कि बताओ इनमें से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड कौन से हैं। आगे देखिए, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये दोबारा आ गया, दिस इज डन। आगे देखिए, अच्छा कई बार क्या होता है कि हमारे देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके ना जो बाद में डिस्कवर हुए हैं, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हमने IUPAC नेम रखे हैं। तो जिसमें 0 को बोलते हैं निल, अन, 1 को अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट नहीं बोलते, सेप्ट बोलते हैं, ऑक्ट, नॉन नहीं बोलते, एन बोलते हैं। तो मान लो आपको 101 का नाम लिखना है, हम कहेंगे अन, निल, अन, लास्ट में क्या लगा देंगे, ईयम। मान लो कोई कहे कि नहीं जी 107 का नाम बताओ, अन मतलब अन, निल, सेप्ट, ईयम। कई बार इनके सिंबल भी पूछ लेते हैं, अन, 0 का सिंबल निल, 7 का सिंबल सेप्ट, S, UNS इज द अननिल सेप्टियम। 107 का मतलब जो नाम है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सिंपल चीज थी, ये आपको आती है। 1 2 3 4 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाती हूँ। यही टॉपिक मैं जनरली शुरू में पढ़ाती थी, बट अब इस बार लास्ट में पढ़ा रही हूँ बिकॉज दिस इज इजी। अब आप सैचुरेट नहीं होते हो इतने में, आप कर लोगे। बच्चे कई बार हमारा क्वेश्चन आता है कि यू टेल द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि कोई भी एक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में कहां पर लाई करता है। तो इसके लिए हमारा अपना बेसिक सही तरीका है। हम क्या करते हैं, हमने कहा पहले ना आप नोबल गैसेस के नंबर याद कर लो, 2 10 18 36 54 86 118। ठीक है, आपको 2 चीजें और याद करनी है। मैंने आपको सिखाया था लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, तो लेंथेनॉइड्स होते हैं 58 से 71। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, एक्टिनॉइड्स होते हैं 90 से लेकर 103, मतलब 14 एलिमेंट्स विल बी एक्टिनॉइड, 14 एलिमेंट्स विल बी लेंथेनॉइड। जस्ट इमेजिन वो बोलता है कि मुझे ना एटॉमिक नंबर 51 बताओ कहां लाई करता है। मैंने कहा 2 10 18 36 54 86 118 लिख दिया। अब मैंने कहा 51 कहां से लिखूंगी, ये 53 होगा, ये 52 होगा, ये 51 होगा, लिख लिया। मैंने कहा ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो 51 एलिमेंट कहां आएगा, 5th पीरियड में, दिख गया। ये ग्रुप 18, ग्रुप 17, ग्रुप 16, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, ग्रुप नंबर 15। और ग्रुप नंबर 15 क्या होता है, P ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे आप करते हैं। मान लो उसने कहा नहीं जी हमें तो ना एटॉमिक नंबर 83 बताए कहां पर आता है, 83। मैंने कहा ओके, अच्छा 83 फिर वहीं पे आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा उसने कहा यू नो मैम हमें ना 74 बताओ कहां लाई करता है, 74। मैंने कहा मैम 74 86 से पहले आएगा। फिर मैंने कहा 74 कहीं वहां तो नहीं था,
57 लेंथेनम था, फिर 58 से लेकर कहां तक 71 तक, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक था। तो फिर 72, 3, 4 कहीं ना कहीं डी ब्लॉक में लाई करेगा। 72, 3, 4 डी ब्लॉक में लाई करेगा। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बना देते हैं, यहां पर देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, मैंने कहा मैम आपने पूछा है एटॉमिक नंबर 74 पूछा था ना मैंने, एटॉमिक नंबर 74। मैंने कहा ये 86 है, 85 है, 84, 83, 82, 81, फिर 80 दिख रहा है, फिर 79, 78, 77, 76, 75, 74। या फिर ऐसे करो कि मैम 57 तो ये था लेंथेनम, फिर 57 के बाद आएगा, मतलब 57 लेंथेनम था, फिर 58 से 71 लेंथेनॉइड्स हो गया, फिर 72, 73, 74। मतलब दो तो एस ब्लॉक वाले छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, उसके बाद लेंथेनम ग्रुप नंबर 3 है उसको छोड़ दो, फिर ये आएगा ग्रुप नंबर 4, 5 और ग्रुप नंबर 6। तो इस तरीके से आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल पता कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो दिस इज द शॉर्टकट। देखिए, ब्लॉक का मतलब होता है, कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लॉक है भाई, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 6s2, 6s में एंटर कर रहा है तो 6th पीरियड, द लार्जेस्ट क्वांटम नंबर बताएगा पीरियड, और s ब्लॉक में एंटर कर रहा है, मतलब तो हमने कहा s सबशेल में एंटर कर रहा है तो मैंने कहा s ब्लॉक है, 6th पीरियड है। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन, ये तब है जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो। इफ यू डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई है वो बेस्ट होती है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की जरूरत नहीं है। बट मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, लाइक इट इज 6s1, तो हमने कहा अगर s ब्लॉक एलिमेंट है 6s1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप, 6s2 होगा तो सेकेंड ग्रुप। मान लो है ns2np3, क्या है ns2np3, तो मैंने कहा टोटल करो कितने हो गए 5, इसमें 10 ऐड कर दो, सो p ब्लॉक का आएगा 10 प्लस द नंबर ऑफ ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स। कोई कह रहा है मैम मैं हूं 3d2 और 4s2, आई एम 3d2 4s2, मतलब मैंने कहा देखो भैया 4th पीरियड है, क्योंकि लार्जेस्ट क्वांटम नंबर 4 है तो पीरियड नंबर 4 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर कर रहा है तो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 2 और 2 कितना, 4th ग्रुप का वो है। और जितने भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि लेंथेनम एंड लेंथेनॉइड्स, एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स, ये सारे कौन से ग्रुप के होते हैं, दीज आर ग्रुप नंबर 3। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ वी आर लेफ्ट टू द लास्ट 2 थिंग्स। वैसे तो ये दोनों चीजें पीरियोडिक का पार्ट नहीं है, दीज आर द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बट कई बुक्स में पीरियोडिक के क्वेश्चंस में ही ये दिया गया होता है, तो ध्यान से सुनिए बच्चे। एक होता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक केटायन है और एक एनायन है, वो 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, उनका लैटिस बन रहा है, केटायन एनायन को तोड़कर उनके गैशियस कंपोनेंट्स में बनाने के लिए, मतलब सॉलिड को तोड़कर, फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl सॉलिड है, उसको तोड़कर Na+ को गैस और Cl- को गैस में लेकर जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक लैटिस इनटू कंस्टिट्यूएंट गैसियस कैटायंस एंड एनायंस। सोचिए, वो पूछेगा कि LiF, LiCl, LiBr, LiI की लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। मैंने कहा मैम कैटायन तो सेम है, तो जैसे जैसे एनायन का साइज बड़ा होगा, मतलब कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्टेंस बड़ा हुआ मतलब अट्रैक्शन घटी, अट्रैक्शन घटी मतलब लैटिस को तोड़ना आसान हो गया, लैटिस एनर्जी घटी, लैटिस एनर्जी घटी। वो पूछेगा Na2O, MgO, Al2O3 की लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, कोई एक चीज फिक्स होगी। मैंने कहा मैम एनायन 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 हर एक में सेम है, Na+, Mg2+, Al3+। अब लैटिस एनर्जी बच्चे मानो तो इट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात पे डिपेंड करती है, Q1 × Q2/R²। मैंने कहा मैम O2- पे चार्ज 2- है, मगर Na+ से Mg2+ से Al3+ आते हुए चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, कैटायन एनायन के बीच में प्यार बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि Na2O कम, MgO ज्यादा, Al2O3 और ज्यादा। चमका है। आगे एक है हाइड्रेशन एनर्जी, ये लास्ट है, ध्यान से समझेंगे। पता है लिथियम प्लस गैस और सीशियम प्लस गैस में से छोटा कौन? लिथियम प्लस निक्कू सा है, लीना की रूबिक एसिड से फरार अभी किया था, सीशियम प्लस बड़ा है। अब जब लिथियम प्लस छोटा सा है, लिथियम प्लस गैस छोटा सा है, सोचो जब उस लिथियम प्लस गैस को पानी में डालोगे, डोंट यू थिंक
छोटा सा, मतलब छोटा सा कैटायन, साइज छोटा है, चार्ज +1 है। सीशियम का साइज बड़ा है, चार्ज +1 है। डोंट यू थिंक जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो लिथियम प्लस के लिए ज्यादा होगी? लिथियम प्लस छोटे से वॉल्यूम में +1 चार्ज है, पानी में गया, डोंट यू थिंक सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आके लिथियम प्लस को सराउंड करेंगे? जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स लिथियम प्लस को सराउंड करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा बिटवीन द लिथियम प्लस एंड द वाटर। जब जब एक बॉन्ड, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, एनर्जी निकलेगी, जिस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ गैसियस कैटायन इज सराउंडेड बाय सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। It is the energy released when a gaseous cation is surrounded by so many water molecules to form hydrated ion. तो लिथियम प्लस निक्कू सा है, ज्यादा पानी आएंगे, ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम प्लस की ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा, लिथियम प्लस निक्कू सा था, सीशियम प्लस बड़ा था। लिथियम प्लस निक्कू से के ऊपर इतने पानी आए कि अब वो एकदम तगड़ा हो चुका है। पहले वो चूहा था, उसके ऊपर इतने पानी आए कि वो हाथी बन चुका है। मतलब अब लिथियम प्लस चलेगा तो अपने पीछे इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ड्रैग कर कर चलेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। सीशियम प्लस पहले ही डॉगी जितना था, उसमें 2-4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो थोड़ा सा फूल गया, दैट्स इट, नथिंग बिग। तो सोचो, लिथियम प्लस एक्वस और सीशियम प्लस एक्वस में से साइज किसका ज्यादा? लिथियम प्लस एक्वस का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन जुड़ चुके हैं, और क्योंकि लिथियम प्लस एक्वस का साइज ज्यादा है, वो चल नहीं पाएगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। अगर लिथियम प्लस गैस और सीशियम प्लस गैस की मोबिलिटी की बात करते तो लिथियम प्लस गैस की मोबिलिटी ज्यादा होती। खैर मैंने बोल दिया था लास्ट टॉपिक है, बट अब इट इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का डिटेल वर्जन आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है, इस चैप्टर में नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है बच्चे, ली ना की रूबी कैसल से फरार में लिथियम एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का है, ठीक है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इट इज नॉट वेरी गुड मेटल के आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लिथियम सेकंड पीरियड का है, उसके पास कोई 2d ऑर्बिटल तो है नहीं, इट हैज अ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी, इट हैज एन एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। तो होता क्या है, जो आपके ग्रुप नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, लेट्स लीव हाइड्रोजन, जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है यानी कि लिथियम, वो अपने बाकी के ग्रुप मेंबर से उतना मैच नहीं करता, जैसे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम से उतना मैच नहीं करता जितना अपने से डायगोनली राइट वाले एलिमेंट से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, लिथियम की सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम के साथ उतनी दोस्ती नहीं है जितनी मैग्नीशियम के साथ दोस्ती है। सिमिलरली बेरिलियम की अपने बाकियों के साथ उतनी दोस्ती नहीं है जितने अपने से डायगोनली राइट एल्यूमिनियम वाले के साथ दोस्ती है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन होता है क्योंकि जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, उनके पास d ऑर्बिटल होते नहीं है। एक लास्ट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बच्चे चार्ज बाय साइज रेशो। क्या बोलते हैं? चार्ज बाय साइज रेशो, जिसको हम फाई बोलते हैं। तो जितने भी हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, उसका जो चार्ज बाय साइज रेशो है वो मैग्नीशियम से मैच करता है। बेरिलियम का चार्ज बाय साइज रेशो एल्यूमिनियम से मैच करता है, एंड दस लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकियों से मैच ना करके मैग्नीशियम से मैच करती है। मैग्नीशियम की बेरिलियम की प्रॉपर्टीज बाकियों से मैच ना करके एल्यूमिनियम से मैच करती है। जैसे लिथियम और लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो मैग्नीशियम की तरह कोवलेंट नेचर वाले होते हैं। बेरिलियम के कंपाउंड्स एल्यूमिनियम की तरह कोवलेंट नेचर वाले होते हैं। ये बहुत ज्यादा आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते, जबकि नीचे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम ये सारे जनरली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। सो खैर डिटेल ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप एज आई टोल्ड यू इज अ पार्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बट देन सिंस इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस एज ऑफ नाउ, तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए जो 4 चीजें मैंने लिखवाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज इट, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। मुझे नहीं पता मैंने कितने बजे स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना और कितने बज गई है, हैज इट बीन एन आवर और ग्रेटर देन दैट, ठीक है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना मैं सोच कर आई थी उससे ज्यादा ही मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया होगा। बट आई थिंक इट इज वर्थ इट, बिकॉज अगर आपने पूरे चैप्टर को अगर एक बार यहाँ पर अटेंड किया है तो इतनी मुझे एश्योरेंस है कि इतना करने के बाद, इतने शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद, इतना रिविजन करने के बाद अब आपका कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं होगा जो आएगा और आपसे नहीं बनेगा।
सो जितना भी क्रक्स था फॉर द चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, मैंने पूरा का पूरा यहाँ कराने की कोशिश करी है। फिर भी भूल चूक माफ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो रह गया है, जो मेरे से छूट गया है, you are free to write in the comment section. I will definitely cover it up in the upcoming topics. बाकी as a teacher थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मेरे पे। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम पीरियोडिक में पढ़ाते हैं, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में, कुछ D&F में, बिकॉज कंप्लीटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंटर रिलेटेड। बट अगर आप पूरी इनऑर्गेनिक यहाँ से कर लोगे तो आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, दैट इज माई एश्योरेंस। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आज का सेशन जो मैंने डिटेल में करने की कोशिश करी आपको अच्छा लगा। अगर अभी भी आपको इस सेशन से और डिटेल सीखना है कि मेरा कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली जेई ब्रीफ की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर जाकर हर टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। बट पूरा का पूरा सार मैं आपको दे चुकी हूँ। आई एम श्योर ये सेशन अभी आपको अच्छा लगा होगा। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको सेशन, क्या और देखना चाहोगे फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियो। सो होल हार्टेडली आई वेलकम ऑल योर कॉमेंट्स। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल। टेक केयर, बाय बाय।